Iraq Tourism. Discover yourself. न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। IME गाजियाबाद, 27 years of excellence in higher education. वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अपने तय समय से 5 साल पहले देश को टीवी से मुक्त कराने के लिए आज एक और बड़े अभियान की शुरुआत हुई है। जन सहयोग से टीवी नियंत्रण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान का आज से आगाज हुआ है। क्या है पूरी खबर, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। साल 2025 तक देश को टीवी मुक्त बनाने के मकसद से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान। निक्षय पोर्टल 2.0 की भी हुई शुरुआत। कोई भी व्यक्ति, संस्थान, NGO, जनप्रतिनिधि ले सकते हैं टीवी मरीज को गोद। राष्ट्रपति ने सरकार और समुदाय की भागीदारी पर दिया जोर। पूर्वी लद्दाख में PP-15 से भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने का काम 12 सितंबर तक होगा पूरा। विदेश मंत्रालय ने कहा 8 तारीख से शुरू हुई वापसी के तहत दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने क्षेत्रों में लौटेंगी। दोनों पक्षों ने LAC का सम्मान करने और यथास्थिति में किसी तरह का एकतरफा बदलाव न करने पर जताई है सहमति। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस के कारण गायों की मौत पर केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। 12 राज्यों के 165 जिलों में फैल चुका है वायरस। अब तक 57,000 से अधिक पशुओं की मौत। बीजेपी ने बोला राजस्थान सरकार पर हमला। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में जोरदार इजाफा। सितंबर तक 35.46% की बढ़त। टैक्स रिफंड के मामलों में भी बढ़ोतरी। अप्रैल से 8 अगस्त 2022 तक 1,19,000 करोड़ का जारी हुआ रिफंड। पिछली साल की इसी अवधि के मुकाबले 65.29% का इजाफा। अवैध लोन ऐप से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अहम बैठक की अध्यक्षता। अवैध लोन ऐप के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। इसके संचालकों को रोकने के लिए अनेक कदमों पर हुआ विचार। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने की 15 राज्यों के प्रभारियों और उप प्रभारियों की घोषणा। बिहार में विनोद तावड़े, छत्तीसगढ़ में ओम बातुर, झारखंड में लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे बनाए गए प्रभारी। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ के निधन पर भारत ने की 11 सितंबर को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा। अगले कई दिनों तक जारी रहेगी दिवंगत महारानी के अंतिम संस्कार की रस्में। दुनिया भर से आ रहे हैं शोक संदेश। गणपति बप्पा मोरया अगले वर्ष तू जल्दी आ के नारे के साथ देश भर में हो रहा है गणपति का विसर्जन। देश के कई राज्यों में 10 दिनों के गणेश उत्सव का समापन। मुंबई में आस्था का उमड़ा सैलाब। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। इसका मकसद साल 2025 तक देश को टीवी मुक्त बनाना है। राष्ट्रपति ने निक्षय पोर्टल 2.0 की भी आज शुरुआत की है। PM टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्थान, गैर सरकारी संस्थान या फिर जनप्रतिनिधि किसी भी टीवी मरीज को गोद ले सकता है। गोद लेने की प्रक्रिया निक्षय पोर्टल के जरिए होगी। साल 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को PM टीबी मुक्त भारत अभियान की घोषणा की।
इस अभियान के तहत टीबी नियंत्रण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 9 लाख टीबी रोगियों को आम लोगों, गैर सरकारी संगठनों, कंपनियों, जन प्रतिनिधियों से टीबी रोगियों को गोद लेने का आह्वान किया गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने निक्षय पोर्टल 2.0 को भी लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने लोगों से आह्वान किया कि वो जन भागीदारी की भावना से युद्ध स्तर पर टीबी उन्मूलन की दिशा में काम करें। टीबी का उन्मूलन जनकल्याण का एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए राज्यपालों तथा उपराज्यपालों द्वारा राज्य स्तर तथा संघ राज्य क्षेत्र में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करने से स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का प्रेरणा मिलेगी। साथ ही एनजीओ, औद्योगिक संस्थान तथा अन्य सभी स्टेक होल्डर्स भी उत्साहित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी इस अभियान को विशेष बल प्रदान करेगी। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि टीबी की बीमारी देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प सामने रखा है और ये सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से ही संभव हो सकेगा। WHO ने तय किया है कि विश्व से टीबी का 2030 तक उन्मूलन किया जाएगा, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य से आगे बढ़कर भारत को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का बहुत बड़ा संकल्प देश के सामने रखा है। पिछले वर्षों में टीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने बहुत तेज गति से प्रयत्न किए हैं और जरूरी तमाम संसाधन उपलब्ध कराए हैं। पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब कोई भी व्यक्ति, संस्थान, जनप्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन टीबी मरीज को गोद ले सकता है। गोद लेने वाले व्यक्ति या संस्थान को निक्षय मित्र कहा जाएगा। अभियान के तहत निक्षय पोर्टल पर लोगों को अपने गांव या ब्लॉक में टीबी रोगियों का ऑनलाइन चुनाव करने का विकल्प होगा। ब्लॉक, जिला या फिर किसी एक मरीज को गोद लिया जा सकेगा। जैसे ही आप गोद लेने की प्रक्रिया को पूरा कर सहमति देंगे, तभी संबंधित क्षेत्र का टीबी नियंत्रण अधिकारी आपसे संपर्क करेगा। गोद लेने के बाद आपको टीबी मरीज को पोषण युक्त आहार का पैकेट मुहैया कराना होगा। किट को राष्ट्रीय पोषण आहार संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इसमें दाल, सब्जियां, खाद्य तेल, दुग्ध उत्पाद और अंडे शामिल हैं। टीबी मरीज को 1 साल से लेकर 3 साल तक गोद लिया जा सकता है। रोगी को दवा लेने और पोषक आहार लेने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि इलाज बीच में न छूटे। जांच या अन्य प्रकार से रोगी के परिवार की सहायता करने का विकल्प भी गोद लेने वाले के पास होगा। 1 महीने का खर्च औसतन 1000 रुपए होगा। देश में 13 लाख टीबी मरीज हैं, उनमें 9 लाख लोगों ने गोद लेने की सहमति दी है। केंद्र सरकार टीबी मरीजों को निःशुल्क जांच और दवा उपलब्ध कराती है। साथ ही हर माह 500 रुपए उनके खाते में भी भेजा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त होना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले ही यानी 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और साल 2025 तक कैसे टीबी मुक्त देश के इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा, क्या है बड़ी चुनौतियां, इस विषय पर बुलेटिन के अगले हिस्से में हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। देश में टूटे चावल की कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीते 4 साल में कुल चावल निर्यात में टूटे चावल के निर्यात का हिस्सा बीते करीबन 1.34% से बढ़कर करीब 23% हो गया है, जिसकी वजह से सरकार ने ये कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही गैर बासमती चावल की कुछ किस्मों पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया गया। सरकार ने यह फैसला टूटे चावल के निर्यात में आई काफी तेज बढ़त और घरेलू उपलब्धता में कमी के मद्देनजर लिया। गौरतलब है कि साल 2021-22 में टूटे चावल का कुल निर्यात बढ़ करके 38,90,000 मीट्रिक टन हो गया। पिछले 4 सालों में ये 300% से ज्यादा बढ़ा है। कुल चावल निर्यात में टूटे चावल के निर्यात का हिस्सा भी बीते 4 सालों में 1.34% से बढ़कर के करीब 23% पर पहुंच गया। 50,000 टन से 4 साल में ये जिस तरह से बढ़ा है, तो वो ग्रोथ जो है वो बहुत एबनॉर्मल है। उसका शेयर भी 1% से बढ़ के 23% राइस एक्सपोर्ट में बढ़ गया, वो भी एबनॉर्मल है। और जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है उसकी ख़त्म हो गई है। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी नहीं है, ना आपको पोल्ट्री फीड के लिए अवेलेबल है, ना आपको इथेनॉल प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है।
केंद्र सरकार गेहूं के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है, जिससे घरेलू बाजार को इसकी कीमत को उचित स्तर पर रखा जा सके। गौरतलब है कि इस बार अभी तक सामान्य के मुकाबले कम बारिश हुई है और खरीफ के सत्र में 38 लाख हेक्टेयर धान की बुआई भी कम हुई। हालांकि अनुमान जताया गया है कि इसके चलते उत्पादन में कमी तो होगी, लेकिन चावल उत्पादन 10 से 12 मिलियन टन कम हो सकता है। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत है। वैश्विक व्यापार में देश की हिस्सेदारी 40% है। साल 2021-22 में 21.2 मिलियन टन चावल का निर्यात किया गया, जिसमें से 3.94 मिलियन टन बासमती चावल था। अच्छी बात यह है कि इन सब के बावजूद देश में जरूरत के लिहाज से चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और अगली खबर जो कि गायों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। लंपी स्किन डिसीज के कारण देश के कई राज्यों में गायों की सेहत पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। गायों में फैली इस संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, लेकिन अकेले राजस्थान की अगर बात की जाए तो करीब 37,000 से ज़्यादा गायों की मौतें वहां पर हुई हैं, जिसकी वजह से स्थिति काफ़ी भयावह नजर आ रही है। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस पशुओं पर कहर बनकर टूट रहा है। लंपी से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हैं। लंपी पॉक्स वायरस का संक्रमण देश में करीब 12 राज्यों के 165 जिलों में फैल चुका है। इससे अब तक 57,000 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। देश में तकरीबन 11 लाख से अधिक पशु इससे संक्रमित हुए हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला स्वयं लंपी वायरस से प्रभावित राज्यों का दौरा कर चुके हैं। केंद्र ने राज्यों को हर तरह के सहयोग के साथ 9,000 करोड़ की वित्तीय मदद के अलावा इस संदर्भ में एडवाइजरी भी जारी की है। हमने सभी राज्यों को एडवाइजरी भी दिया है कि कोरोना की तरह इस लंपी वायरस से जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं उनको यदि आइसोलेट किया जाए तो उसका स्प्रेडिंग में इफेक्ट हो सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों ने लंपी बीमारी का टीका लंपी प्रोवैक भी इजाद किया है, जिसे प्रभावित राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गोट पॉक्स के टीके भेजकर मदद की जा रही है। अब तक देश में तकरीबन 70 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कि जो वैक्सीन का हमने निर्माण किया है, इस कैंडिडेट वैक्सीन के साथ हमें अभी इसमें डाटा जनरेट करने की थोड़ी और आवश्यकता पड़ेगी। उस डाटा के बाद जो इसके अप्रूवल प्रोसेस होंगे उसमें थोड़ा समय लगने की अभी उम्मीद है, और उस समय के बाद तब तक हम इसमें गोट पॉक्स को सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसे लंपी पॉक्स की हम जो होमोलोगस वैक्सीन हमारे ICR संस्थानों ने बनाई है उसे जरूर इस्तेमाल करने की बात कर सकते हैं। लंपी पॉक्स बीमारी से राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ तकरीबन 30 जिलों में इस रोग की दस्तक है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर सहित 9 जिलों में गौधन गंभीर रूप से लंपी वायरस की चपेट में है। यहाँ 4 लाख से ज्यादा मवेशी इस वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं। पशुओं को लेकर भी, गौ माता को लेकर भी जो हुई है निर्माण, उस पर तो ध्यान अशोक गहलोत जी का नहीं है, बल्कि उनका ध्यान केवल और केवल सियासत के राजपथ पर है। पर उनको कम से कम ध्यान वहाँ की कानून व्यवस्था पर देना चाहिए। हरियाणा में भी संक्रमित गायों की संख्या 50,000 को पार कर चुकी है। यहाँ के कई जिलों में रोजाना सैकड़ों गायों की मौत दर्ज की जा रही है। गुजरात के 14 जिलों में ये बीमारी कहर बनकर टूटी है। वहीं पंजाब और मध्य प्रदेश में इस वायरस की काफी मार पड़ी है। लंपी वायरस ने अब उत्तर प्रदेश के गाँव में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। फिलहाल राज्य में इससे जुड़े 15,000 केस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। 1,414 गाँव तक ये वायरस पहुँच चुका है। रोकथाम के लिए टीम 9 बनाई गई है। ये टीम इस बीमारी को रोकने के लिए 29 अगस्त से अभियान चला रही है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग से पशुधन को बचाने के लिए किसान पीड़ित जानवर को देसी काढ़ा पिलाएं। पीड़ित गायों और पशुओं को मेले और प्रदर्शनियों में न भेजा जाए। गायों के शव को खुले में न फेंके, बल्कि वैज्ञानिक विधि से उसे किसी गहरे गड्ढे में गाड़ दें। बीमार और स्वस्थ गायों को एक साथ चारा और पानी न दें। प्रभावित क्षेत्रों से मवेशी न खरीदें। बीमार जानवर का दूध बछड़े को न पिलाएं। गौरतलब है कि देश में इस वायरस ने इस साल अप्रैल से पांव पसारना शुरू किया था। इससे पहले 2019 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पहली बार इसका संक्रमण सामने आया था। ओपी यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself.
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है। हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के एक टकराव बिंदु गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारतीय और चीनी सेना की अग्रिम टुकड़ियों को पीछे हटाने का काम 12 सितंबर को पूरा हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों की अग्रिम सैनिक टुकड़ियां अपने अपने क्षेत्रों में लौट जाएंगी। सैनिकों की वापसी चरणबद्ध और समन्वित रूप से होगी तथा इसका सत्यापन भी होगा। दोनों देशों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग में बनाए गए अस्थायी ढांचों और अन्य संबंधित आधारभूत संरचना को हटाने पर भी सहमति बताई है। दोनों पक्ष इस काम का सत्यापन करेंगे। इस क्षेत्र के भूभाग का जो स्वरूप सैन्य टकराव के पहले था उसे बहाल किया जाएगा। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को बनाए रखने और सम्मान करने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही यथास्थिति में किसी तरह का एक तरफा बदलाव न करने पर भी सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश में नवाचार और उद्यमिता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के अनुरूप यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन होगा। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के तहत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और सहयोग तंत्र मजबूत करना और पूरे देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी STI के एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है। अहमदाबाद के साइंस सिटी में 2 दिवसीय सम्मेलन में कई विषयों पर सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इसमें STI विजन 2047, राज्यों में STI के लिए भविष्य के विकास के रास्ते और विजन, स्वास्थ्य सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल, 2030 तक अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करना, कृषि किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप जैसे विषय शामिल रहेंगे। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का लोकार्पण किया और कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध सामने देखने को मिला है। कांग्रेस ने इस विरोध पर भाजपा ने जमकर हमला बोला है तो दोनों ओर से बयानबाजी देखने को मिली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का लोकार्पण किया और कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। पीएम ने इस अवसर को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध जता चुकी है। कर्तव्य पथ के उद्घाटन पर कांग्रेस ने भाजपा पर नाम बदलने की बीमारी से ग्रसित होने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कर्तव्य पथ के उद्घाटन पर देश जश्न मना रहा है, वहीं कांग्रेस गुलामी पथ और परिवार पथ पर चलते हुए मातम मना रही है। एक तरफ देश गौरव मना रहा है, जश्न मना रहा है कि नेताजी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, परंतु दूसरी ओर जब देश जश्न मना रहा है तो कांग्रेस पार्टी जो कर्तव्य पथ से तो बहुत दूर है अपने, हाँ गुलामी पथ और परिवार पथ पर आज भी अडिग है, वो आज भी मातम मना रही है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत भी किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के इस कदम का स्वागत किया। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राजपथ का पुनः नामकरण कर कर्तव्य पथ करना स्वागत योग्य निर्णय है। वहीं हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके पार्टी के पूर्व प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी इसे अच्छा कदम बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजपथ से कर्तव्य पथ नाम बदलने का अच्छा फैसला। यह याद दिलाता है कि जनसेवा का मूल सार शासन का अधिकार नहीं बल्कि सेवा का कर्तव्य है। बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा है। जो लोग भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं वो इसका विरोध करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, दरअसल ये राहुल गांधी के रीलॉन्च का मुझे जोड़ो यात्रा है। कर्तव्य पथ और नेताजी की प्रतिमा के उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। बहुत बदलाव आया है और ये रोड लाइट सब बहुत सारे बदलाव आए हैं, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सुधार है अभी। कर्तव्य का पथ मतलब होता है कि जो आदमी मेहनत और खूब लगनशील हो और इस जगह पे अपना सर्वाइव करे, वही सबसे मेन कहलाता है। इसलिए राजपथ का हटा कर कर्तव्य पथ किया, वो बहुत अच्छा लगा। पहले कुछ नहीं था, अब सारा चीज़ बन चुका है। हम 4-5 बार यहाँ पे आ चुके हैं, पर पहले ऐसा नहीं था, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें कर्तव्य पथ पर तमाम सुविधाएं मिल रही हैं और वो काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जनसैलाब देखने को मिला। रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा के झंडों के साथ बाइक सवार भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान भाजपा अध्यक्ष का 9 जगहों पर स्वागत किया गया। बाइक रैली के साथ करीब 4 किलोमीटर तक के रोड शो में चारों तरफ रायपुर नगर भाजपा में दिखाई दिया। रोड शो में डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल समेत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। वहीं इसके बाद भाजपा अध्यक्ष ने साइंस कॉलेज ग्राउंड आमनाका में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। यहां उन्होंने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना हित देखती है। यही रायपुर मैं आया, मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने पूछा नए रायपुर का क्या हाल चाल होगा, उत्तर मिला वहीं का वहीं रुक गया है। न्यू रायपुर का क्या हो रहा है, वहीं का वहीं रुक गया। मैंने पूछा आपके खजाने का क्या हाल है, 7,000 करोड़ रुपए का 4.25 साल में उधार लिया है। ये 4 भाग के वंशज हैं, ऋण लो, घी पियो, मस्त रहो, कोई चिंता नहीं। देश जाए जहां जाना है, प्रदेश जाए जहां जाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक कल से रायपुर में शुरू हो रही है। 3 दिवसीय इस बैठक में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर सह कार्यवाह दत्तात्रेय हुसवोली समेत सभी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में भाजपा, विहिप, बीएमएस, अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद समेत 36 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को ही रायपुर पहुंच गए हैं। 3 दिवसीय इस समन्वय बैठक में सांगठनिक कार्य योजना को लेकर चिंतन मनन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक में संघ के देश भर के 36 अनुशांसिक संगठन इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में पर्यावरण मुद्दे से लेकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण आदि पर चर्चा होगी। शिक्षा एवं वैचारिक क्षेत्र, आर्थिक जगत, सेवा कार्य तथा विभिन्न सामाजिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। रायपुर में ऐसे सभी जो विविध संगठन हैं उनकी अखिल भारतीय समन्वय बैठक आयोजित हो रही है। ये बैठक कल से अर्थात 10 सितंबर से 12 सितंबर की शाम तक यहाँ पर चलेगी। सभी संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जिसमें उनके अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री और कुछ अन्य प्रमुख कार्यकर्ता ये सहभागी हो रहे हैं। अगली खबर आर्थिक मोर्चे से जुड़ी हुई। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। चालू वित्त वर्ष में 8 सितंबर तक 6.48 लाख करोड़ रुपए का कर संग्रह हुआ है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में कुल संग्रह से 35.46% ज्यादा है। रिफंड के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5.29 लाख करोड़ रुपए हुआ है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में कुल संग्रह से 30.17% ज्यादा है। ये कर संग्रह वित्त वर्ष 2022-23 के प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान का 37.24% है। सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल से 8 सितंबर 2022 के बीच करदाताओं को अब तक 1.19 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया जा चुका है, जो कि पिछले साल की समान अवधि से 65.29% ज्यादा है। कुल राजस्व संग्रह के तहत कॉर्पोरेट कर संग्रह और व्यक्तिगत कर संग्रह में भी क्रमशः 25.95% और 44.37% की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोन से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया है कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के आज फोन पर काफ़ी अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और जलवायु वित्त से जुड़ी नई पहलों पर भी चर्चा की है। और खबर आस्था से जुड़ी हुई। देश में अनंत चतुर्दशी का त्यौहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। महाराष्ट्र के गणपति पांडालों से बप्पा की सवारी धूमधाम से विसर्जन स्थलों तक पहुंची। इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत देश के विभिन्न स्थानों पर गणपति विसर्जन का त्यौहार पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय विघ्न विनाशक गणनायक पार्वती सुत शिवनंदन गणपति बप्पा 10 दिनों तक इहलोक के अतिथि बनने के बाद अपने गणधाम पधार गए। देश के तमाम हिस्सों में भक्तजनों ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ गणपति बप्पा की मूर्त को जल में विसर्जित किया। पूरे विधि विधान, आस्था और श्रद्धा के साथ भक्त विनायक के विसर्जन के लिए पहुंचे थे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करें तो पूरे ही राज्य में मुंबई समेत तमाम इलाकों में गणपति विसर्जन हुआ। मुंबई में लाल बाग के राजा जब अपने रथ पर सवार होकर निकले तो भक्तों ने आस्था का समंदर बहा दिया। हजारों की तादाद में लोगों ने गणपति बप्पा को विदाई दी। शहर में विभिन्न स्थानों पर पंडालों से निकलकर लंबोदर की सवारी शान और शौकत के साथ विसर्जन स्थलों तक पहुंची। इसके अलावा भी तमाम गणेश मंडलों ने विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली। मुंबई के विभिन्न इलाकों में गणपति विसर्जन समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे शहर में करीब 3200 पुलिसकर्मी, 1500 कांस्टेबल, SRPF की 8 कंपनियां, RAF की 1 टीम, 750 होमगार्ड जवान और 250 वॉलंटियर्स तैनात किए गए थे। मुंबई के गिरगांव चौपाटी, शिवाजी पार्क, जुहू और मलाड इलाकों में गणपति विसर्जन के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। BMC ने 73 झीलों और 162 मानव निर्मित तालाबों में गणेश विसर्जन की व्यवस्था की थी और पूरे मुंबई में इस अवसर पर लाखों गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। पूरा इंतजाम पुलिस विभाग की तरफ से किया हुआ है। हमारे 73 विसर्जन के स्थल है और कुछ ज़्यादा बड़े हैं, 7-8 स्थल, बाकी थोड़े कम, मगर सब जगह एकदम चौकन्ना बंदोबस्त है।
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा इंतजामों की निगरानी के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। पुणे में भी गणपति विसर्जन का त्योहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। ढोल, नगाड़ों, गाजो बाजो और शंख ध्वनि के साथ बप्पा को संगीतमय विदाई दी गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने निवास पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। उन्होंने लोगों से शांति के साथ ये पर्व मनाने की अपील की। बहुत हर्षोल्लास का वातावरण पूरे महाराष्ट्र में इस बार हमको देखने को मिला और विशेष रूप से चूंकि कोरोना के बाद पहली बार इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा था तो लोगों में बहुत उत्साह था। हमारे घर पर भी बहुत उत्साह के साथ हमने गणेश उत्सव मनाया। अभी हमने गणेश जी का विसर्जन किया है। महाराष्ट्र में और मुंबई में विसर्जन शुरू है। पूरी रात भर विसर्जन चलेगा। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति के साथ विसर्जन हो। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत देश के कई भागों से गणेश विसर्जन के मौके पर गणनायक के भक्तों ने आस्था और श्रद्धा के पुष्प चढ़ाए। देश के कोने कोने से गणपति बप्पा की विदाई के दृश्य देखने को मिले। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनंत चतुर्दशी के अवसर पर बप्पा की पूजा अर्चना की। 10 दिनों तक चले गणेश महोत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। तेलंगाना में भी अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन के लिए छुट्टी की घोषणा की गई थी और मानव निर्मित तालाबों में गणपति बप्पा की विशाल मूर्तियों को पूरी श्रद्धा के साथ विसर्जित किया गया। बप्पा की विदाई की ये वेला भक्तों के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी होती है। पूरे धूमधाम से विसर्जन तो भक्त करते हैं, लेकिन मन में यही भाव होता है कि बप्पा अगले बरस तू जल्दी आना। मुंबई से योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृतकाल में है। हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें।
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ नाइट आप देख रहे हैं और ब्रेक से जाने से पहले बुलेटिन के शुरुआत में हमने बात की थी कैसे देश को 2025 तक टीवी मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है। उसके लिहाज से आज का दिन बड़ा था और इसी विषय पर करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का विशेष भी, किस प्रकार से जन सहयोग के साथ में आगे बढ़ा जाए और लोगों को सहयोग लेकर टीवी मुक्त भारत के सपने को पूरा किया जाए। जन सहयोग से टीवी मुक्त होगा देश, क्योंकि आज ये एक बड़ी पहल हुई है। और इस विषय पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। डॉक्टर संजय कुमार मट्टू जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा ADDG हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान डॉक्टर विवेकानंद गिरी हैं जो कि संयुक्त निदेशक हैं सेंट्रल टीवी डिवीजन के। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मट्टू, शुरुआत आपसे ही, किस तरीके से हम अगर आज के कार्यक्रम की बात करें और राष्ट्रपति ने इस आज के कार्यक्रम की शुरुआत की है और 2025 तक जो हम लक्ष्य लेकर चलना है जन सहयोग के साथ में, कैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे ताकि देश टीवी मुक्त हो सके? नमस्कार सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रोग्राम को ये मंच प्रदान किया जिससे कि हम टीबी के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया, आज माननीय राष्ट्रपति जी ने एक आह्वान किया है और एक प्रोग्राम का लॉन्च किया है जिसमें हम जन भागीदारी की तरफ आह्वान करते हैं। इस जन भागीदारी से हम उम्मीद करते हैं कि समाज के से उठे हुए वर्ग के लोग आएंगे और वो टीबी मरीज को अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट करने से मतलब है वो उसे अपनाएंगे और कुछ तरह की सहायता दे सकते हैं। तो ये हमारा जो निक्से 2.0 है ये एक मंच प्रदान करता है जिसमें टीबी के मरीज के बारे में जानकारी है, कौन सा मरीज ये सहायता लेने के लिए सहमति दिया हुआ है वो हम देख सकते हैं। और उसके बाद वो समाज के विभिन्न वर्ग के लोग जैसे कि कॉरपोरेट सेक्टर हुए या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हुई, गैर सरकारी संस्थाएं हुई या आम आदमी भी इंडिविजुअल रूप से आके इसमें वो टीबी मरीज को गोद ले सकता है और अपना सकता है और सहायता प्रदान कर सकता है। इसमें 4 प्रकार की सहायता का प्रोविजन है, जैसे कि वो पोषण राशि दे सकता है, दूसरा वो वैयासिक हेल्प दे सकता है जिसे हम वोकेशनल हेल्प बोलते हैं, क्योंकि इस बीमारी से जो मरीज है ज्यादातर वो आर्थिक व्यवस्था से ग्रस्त रहते हैं और उन्हें काफी गरीबी की हालत से जूझना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और जांच में भी मदद कर सकते हैं। जी डॉक्टर विवेकानंद गिरी जी, जो व्यक्ति इस प्रकार के सरकार के अभियान के साथ में जुड़ के एक समाज सेवा का संकल्प लेना चाहते हैं, किस तरीके से उनको आगे आना होगा, कैसे जुड़ना होगा, उसका तरीका क्या होगा? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्या उनको खुद जाकर दवाएं या फिर पोषण से जुड़ी जो किट है क्या उपलब्ध करानी पड़ेगी या उनके लिए कोई और फैसिलिटेट करेगा? धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है इसके बारे में थोड़ी सी जो आपने प्रश्न कहा कि किस तरह से हम जुड़ सकते हैं, तो सर्वप्रथम जैसा डॉक्टर मट्टू ने इस बारे में कहा कि इस कार्यक्रम में कौन कौन जुड़ सकते थे। इस कार्यक्रम में या तो कोई कॉरपोरेट है, कोई NGO है, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, या कोई स्वयंसेवी संस्था है। ये सभी लोग इस मुहिम से जुड़ सकते। इस जुड़ने में भारत सरकार ने एक हमारा जैसा जिस तरह से निक्षय 2.0 पोर्टल है, तो हमारी tbcindia.gov.in नाम की हमारी वेबसाइट्स है। इस वेबसाइट पे सर्वप्रथम ऊपर कम्युनिटी सपोर्ट नाम का एक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में वो वेबसाइट्स आपको communitysupportnikshay.in पे लेके जाएंगी। वहाँ पे
हमारा ये इस प्रोग्राम के लिए एक स्पेसिफिकली डिज़ाइंड जी वेबसाइट्स है उसमें है। तो आप उस वेबसाइट पे जाने के बाद में आप उसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। जो सर्वप्रथम ऑप्शन है तो सर्वप्रथम ऑप्शन उसमें ये दिखेगा कि उस ऑप्शन पे हम जब क्लिक करते हैं तो उस योजना के बारे में, योजना पे अभी भारत में कितने लोगों ने, कितने टीबी पेशेंट्स है, उनमें से कितने मरीजों ने इस सहायता के लिए कंसेंट दिया है। दूसरे इसमें आप ये देख सकते हैं कि किन किन पर्टिकुलरली किन किन क्षेत्रों में ऑलरेडी सहायता ले चुकी है। और तीसरे इसमें दिखते हैं कि जो हमारे जो निक्षय मित्र है, जिसे हम डोनर कहते हैं, तो वो उनका रजिस्ट्रेशन है। एक सिंपल फॉर्म में है, वो अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल और किस प्रकार की वो सहायता करता है। जैसे डॉक्टर मट्टू ने कहा था कि हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट यानी पोषण रिलेटेड थिंग, या फिर जांच के लिए सहयोग, या फिर वोकेशनली, ये 3 में से ये, और कितनी जियोग्राफी को वो लेना चाहते ये सारी है। और जब वो उसमें रजिस्टर कर देंगे उसके बाद में ये सारी जानकारी कंसर्न, अगर मान लीजिए वो एक कोई जिला अडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, या फिर कुछ किसी एक पर्टिकुलर हेल्थ इंस्टीट्यूशन लेना चाहते हैं, तो उन कंसर्न जिला क्षय रोग अधिकारी की जानकारी उनके पास आ जाएंगी और हमारे जिला के क्षय रोग अधिकारी जो डोनर है उनसे जुड़ जाएंगे। इसकी वजह से वो ये दोनों में एक आपसी ये होगा और उससे ये पता चलेगा कि आपको किस प्रकार की सहायता देनी चाहिए, और इस तरह से कोई भी व्यक्ति या इंडिविजुअल व्यक्ति भी इस योजना से जुड़ सकता है। डॉक्टर मट्टू, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये स्टेट सब्जेक्ट है और ऐसे में केंद्र के माध्यम से इस बड़ी पहल की शुरुआत हुई। हमने टारगेट भी तय किया हुआ है वक्त से पहले, हमें 2025 तक टीबी को खत्म करना है। ऐसे में किस तरीके से जो लोग इसमें वॉलंटियर करना चाहेंगे, ज़मीन पे वो काम उनको क्या करना पड़ेगा? क्या सिर्फ आर्थिक सहयोग देकर काम चल जाएगा, या फिर उन्हें और भी खुद जाकर इस प्रकार की दवाएं देना, या फिर जो पोषण जो किट है वो देनी होगी? देखिए सर, इसमें जो टीबी प्रोग्राम है हमारा, ये सभी तरह की जो जांच सुविधा है और मरीज को सही रूप से उपचार करने के लिए जो दवाएं हैं वो सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाती हैं और ये सभी हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पे उपलब्ध है। इसके लिए हमारा डिलीवरी सिस्टम भी है। हाँ, इसमें जो हमारे कुछ निक्षय वीर होते हैं जिन्हें हम टीबी चैंपियंस बोलते हैं, वो मदद करते हैं कई बार दवा की डिलीवरी के लिए जो कि मरीज तक जाती है, और कई बार उनमें वो ट्रीटमेंट सपोर्टर की तरह काम करते हैं। जब हम निक्षय मित्रा की बात करते हैं, जो हमारा ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, इसमें जो डोनर्स या निक्षय मित्रा आएंगे, जो सपोर्टर्स आएंगे मरीज को अपनाने के लिए, वो राशि एक नियुक्त करते हैं। उसमें जो हम देखते हैं कि आमतौर पर ये राशि 500 रुपये से करीब 600-700 रुपये या 1000 रुपये तक मैक्सिमम पर मंथ की राशि सपोर्ट के लिए चाहिएगी। उसमें कोई एनजीओ बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, या कोई आप जो है टीबी क्षय रोग जो है हमारे क्षय वीर या टीबी चैंपियन हैं, टीबी मित्र, वो हमारे इसमें मदद कर सकते हैं कि वो जो हमारा राशन है निक्षय पोषण का, वो उस तक मरीज तक डिलीवर कर सकते हैं। जो हमारी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की क्वांटिटी है या जो राशन है वो वहाँ तक डिलीवर कर सकते हैं। जांच के लिए भी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर्स है वो उसमें उनकी मदद करेंगे। जैसे ये रजिस्टर करते हैं तो वो हमारे डीटी उनसे कांटेक्ट करेंगे और उन्हें सारी समस्याओं का समाधान करेंगे कि ये जो सर्विस डिलीवरी है वो कैसे सुचारू रूप से प्रबंध की जाए। जी डॉक्टर गिरी, क्योंकि टीबी अपने आप में एक तरीके से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसके रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा सर्विलांस की ज़रूरत पड़ती है। मौजूदा समय में टीबी अभी भी कितनी बड़ी चुनौती है एज ए देश के नाते हमारे सामने बनी हुई है, क्योंकि हमने लक्ष्य 2025 तक का तय किया हुआ, लेकिन कोविड के बाद में क्या इसको लेकर एक तरीके से चिंता ज़्यादा बढ़ गई है? क्योंकि कोविड के कई केसेस हमारे पल्मोनरी सिस्टम से ही जुड़े हुए पोस्ट कोविड में भी देखने को मिले, तो क्या वो एक अपने आप में बड़ी हुई चिंता का विषय है? तो मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस ये जो पर्टिकुलरली बीमारी है, ये बीमारी रेस्पिरेटरी रूट से रिलेटेड है और इस बीमारी से करीबन विश्व की 1/4 जो डिसीज़ बर्डन है वो इंडिया में है।
करीबन हर साल ऑन एन एवरेज 21 लाख नए टीबी मरीज हमारी सिस्टम डिटेक्ट करती है। दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली हम ये जो केसेस है, ये केसेस डिटेक्ट करने के लिए हमारे एक सिस्टम है, जैसा जिला लेवल पर जिला टीबी केंद्र रहता है, उसके बाद में हर एक डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी, ट्यूबरकुलोसिस यूनिट और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो पर्टिकुलरली टीबी के लिए कार्य करते हैं, जैसे STLS, STLS। और अभी करीबन 1,22,000 HWC यानी हेल्थ वेलनेस क्लिनिक जो आयुष्मान भारत केंद्र है, उनमें से जो जुड़े CHO है वो भी इस प्रोग्राम में कार्य करते हैं। और हमारा जो डायग्नोसिस के लिए, तो डायग्नोसिस के लिए करीबन हमारी 25 लाख डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर है। उसके बाद में हमारे पास जो मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है, जिसमें हम ट्रूनैट, सीबीनैट, जिससे हमारे ड्रग रेजिस्टेंस का भी पता चलता है और अर्ली डायग्नोसिस होता है, तो उस टाइप की करीबन हमारे 3,500 से डिफरेंट फैसिलिटीज़ है, जिसके माध्यम से हम पर्टिकुलर मरीज को डायग्नोसिस करने के लिए और उसकी उचित सेवा देने के लिए ये करते। जहाँ तक आपका सवाल है कि कोविड और ट्यूबरकुलोसिस, जी हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा दोनों बीमारियों का प्राइमरी जो फोकस है वो लंग्स है। बट जहाँ तक ट्यूबरकुलोसिस की बात है, तो ट्यूबरकुलोसिस शरीर के किसी भी भाग का हो सकता है। मतलब अगर शरीर के, अगर हम नाखून और हमारे जो बाल है, हेयर्स, ये छोड़ के शरीर के किसी भी भाग का ये हो सकता है। जहाँ तक कोविड की बात है, तो भारत सरकार ने हमारे जो पिछले 2 साल से कोविड पैंडेमिक की जो सिचुएशन चल रही थी, इस सिचुएशंस में भी हमारी जो टीबी सर्विसेज है वो अफेक्ट ना हो, उसके लिए समय समय पे ये गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें बाई डायरेक्शनल कोविड स्क्रीनिंग का ये था, जिसमें जो सारे कोविड पेशेंट्स है उनका टीबी के लिए स्क्रीनिंग हुआ, जो सारे कोविड पेशेंट्स है उनका इसके लिए स्क्रीनिंग होगा। और दूसरी बात यह है कि जो टीबी पेशेंट्स है, ये टीबी पेशेंट्स को भी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में हर 6 महीने में उनका एक सर्विलेंस टाइप का ये रखेगा, तो जिसकी वजह से हमारे कोविड के पीरियड में भी टीबी की सेवाएं कंटिन्यूअस रही। जी डॉक्टर मट्टू, क्योंकि हर साल नए मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं और भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, ऐसे में 2025 का जो हमने लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त भारत का, इस दिशा में अभी क्या बड़ी चुनौतियां हैं और कैसे केंद्र और राज्य मिलकर इस पर फोकस तरीके से काम कर रहे हैं? क्या कुछ एक ज्योग्राफिकल एरिया ऐसे हैं जहां पे ज़्यादा हमको ये दिक्कत अभी देखने को मिल रही है? क्या इस सब को लेकर कोई एक खास पहल आप लोगों के द्वारा? बिल्कुल सर, जो आपने सही कहा है कि हमने और सरकार ने जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है वह 2025 रखा हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो सरकार की जो अभी नीति है वो मेन नीति है कि जितने भी टीबी के सारे मरीज हैं हमें जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें, उनका सही रूप से जल्दी और प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, कंप्लीट ट्रीटमेंट दें। इससे क्या है, टीबी की जो ट्रांसमिशन चेन है ये रुकती है और दूसरे मरीज में फैलने से रुकती है। लेकिन इसके साथ हमें दूसरा जो एरिया देखना है वो है कि टीबी प्रिवेंशन। हमारे देश में करीब 35 करोड़ से 40-45 करोड़ तक ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टीबी का बैक्टीरिया उपलब्ध है। इसे हम लेटेंट टीबी इन्फेक्शन बोलते हैं। और हमें ये जो मरीज होते हैं जिनमें लक्षण नहीं होते लेकिन बैक्टीरिया अंदर होता है, ये पूरी जिंदगी में कभी भी पूरी डिजीज में डेवलप हो सकते हैं। तो हमें इस और अपना इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। इसमें सर सरकार ने पहले जो हमारा था अंडर 5 चिल्ड्रन और PLHIV पर्सन, जो पर्सन्स लिविंग विद HIV इन्फेक्शन, जिन पे हम सपोर्ट देते थे, ये टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते थे। अभी सरकार ने इसका स्कोप बढ़ा दिया है और पहले हमारे यहाँ इसकी डायग्नोसिस के लिए भी कुछ जो जांच की सुविधाएं थी वो लिमिटेड थी। जैसे वर्ल्ड ओवर एक डायग्नोसिस के लिए PPD बोलते हैं, जिसे हम प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, एक माइक्रोबैक्टीरिया से प्रोटीन निकाला जाता, उससे टेस्ट करते थे। ये वर्ल्ड ओवर शॉर्टेज था। अभी जो है एक इग्रा टेस्ट अवेलेबल है कंट्री में, हम इसे इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे के नाम से जानते हैं और इससे हम टीबी इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। उसके बाद अभी मेड इन इंडिया एक नया टेस्ट आ रहा है जिसे हम CTB या SciTB बोलते हैं, ये भी स्किन टेस्ट है। सो इग्रा टेस्ट जो है ये थोड़ा हमें ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन SciTB जो कंपनी कर रहे हैं ये जल्दी से आएगा मार्केट में और इससे हम इन टीबी इन्फेक्शन के मरीज हैं उन्हें हम
जल्दी से जांच करके ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं कि वक्त रहते ही टीबी की जानकारी जो हासिल करने का लक्ष्य है उस पर तेजी से काम हो। फिलहाल वक्त इतनी ही ज़्यादा दे रहा। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मट्टू आपका, डॉक्टर गिरी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ISI. मम्मा ISI. नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI. गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृतकाल में है। हर देशवासी का संकल्प, जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. और खबर ब्रिटेन से। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर है। नए राजा चार्ल्स तृतीय आज लंदन में बतौर राजा पहली बार देश को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि शाही परिवार की परंपरा के अनुरूप अगले कई दिनों तक दिवंगत महारानी के अंतिम संस्कार की रस्में जारी रहेंगी। भारत सरकार ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में 11 सितंबर को एक दिन के शोक की घोषणा भी की है। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात को शानदार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कोविड-19 महामारी से उबरने के बाद भारत की मजबूत आर्थिक सुधार पर बधाई दी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियमित बैंकिंग चैनलों से बाहर अवैध लोन ऐप से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री ने अवैध लोन ऐप के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्री ने खासतौर पर अत्यधिक ऊंची ब्याज दरों और छिपे शुल्कों पर कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को कर्ज की पेशकश करने वाले अवैध ऋण ऐप्स के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की। भारतीय रेलवे एक के बाद एक नया कीर्तिमान बना रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस ने बुधवार को ट्रायल रन में ट्रेन की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रही। इसके अलावा रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे ने पहियों का निर्यातक बनने का खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि रेलवे ने निजी कंपनियों को भारत में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए व्हील प्लांट और व्हील बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए टेंडर जारी किया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अग्निपथ से जुड़े सभी मामले दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेआई की बेंच ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की सलाह दी। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। मैरिटल रेप के मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आगामी 16 सितंबर को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ में जजों में एक राय नहीं होने के चलते मामले को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज दिया था। पूजा स्थल कानून 1991 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 3 जजों की पीठ को सौंपा। कोर्ट ने केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने सभी पक्षों से अपनी दलीलें लिखित में दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट 11 और दिल्ली में कर्तव्य पथ का प्रधानमंत्री ने कल उद्घाटन किया और आज वहां पर हुआ है भव्य लेजर शो। जाते जाते आपको छोड़ जाते वहां की इन भव्य तस्वीरों के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। IME गाजियाबाद, 27 years of excellence in higher education। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने